जब मैं छोटा था मेरी सरला बुआ गांव में पकौड़ी और जलेबी की छोटी सी दुकान चलाती थी। एक बरसाती शाम उन्होंने मुझे सफेद चेहरे वाले भेड़िया प्रेत की कहानी सुनाई। बेटा, कभी सफेद चेहरे वाले भेड़िया प्रेत के बारे में सुना है? मैंने सिर हिला दिया। बुआ बोली, वो सिर पर बांस की टोपी पहनकर बरसात की रातों में गाँव में घूमता है, चुपके से किसी के घर में घुस जाता है और आधी रात के बाद लोगों पर हमला करता है। तभी गर्म तेल में पकौड़ियां छनने लगी और कहानी भी खत्म हो गई। लेकिन मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बार बार दुकान के बाहर झांक रहा था। तब तक तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। पानी की बूंदें जमीन पर लगातार गिर रही थी। अचानक मेरी नजर दीवार के किनारे एक काले साए पर पड़ी। वह साया सिर पर टोपी पहने हुए था और इतनी तेजी से सरकता हुआ आया कि देखते ही देखते घर के अंदर गायब हो गया। मैं घबराकर चिल्लाया, बुआ, कोई अंदर घुस गया। बुआ तुरंत बेलन उठाकर मेरा हाथ पकड़ते हुए घर के अंदर गई। उन्होंने पूरा कमरा देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, अरे मोहन, तू कहानी सुनकर डर गया है। देख, यहाँ कोई नहीं है। मैंने घबराते हुए कहा, नहीं बुआ, मैंने सच में देखा था। देखिए फर्श पर ये गीले पैरों के निशान। मैं झुककर निशान देखने ही वाला था कि तभी बाहर से मेरे फूफा जी रघुवीर की भारी आवाज आई। अरे मैं आ गया, आज किस्मत अच्छी थी, एक मोटा ताजा खरगोश मिल गया। आज रात मजेदार खाना बनेगा। फूफा जी भीगे हुए रेनकोट में अंदर आए। उनके जूतों में कीचड़ लगा था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, गीले निशान उन्हीं के पैरों के नीचे दब गए। बुआ ने राहत की सांस ली और मुझे डांटते हुए बोली, अब तुझे डरावनी कहानियां नहीं सुनाऊंगी। बहुत ज्यादा डरने लगा है। लेकिन मैं अब भी जमीन को देख रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि जो साया मैंने देखा था उसने बांस की टोपी पहन रखी थी, जबकि फूफा जी तो सिर्फ रेनकोट पहने हुए थे। मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन बुआ ने चुप रहने का इशारा किया। मैं उनसे बहुत प्यार करता था, इसलिए चुप हो गया। मन ही मन यही सोचता रहा कि शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। तभी फूफा जी बोले, अरे सुनो, अभी अभी मैंने आंगन के बाहर एक काला साया पहाड़ी की तरफ भागते देखा। बड़ा तेज भाग रहा था। कहीं किसी का कुत्ता तो नहीं था? बुआ हंसते हुए बोली, बस करो, जरूर ज्यादा पीली होगी, तुम्हें वहम हुआ होगा। रसोई में उबलते पानी में पकौड़ियां ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने भी कभी उस सफेद चेहरे वाले भेड़िया प्रेत को नहीं देखा था, लेकिन बचपन में मैंने सचमुच पहाड़ की तरफ एक अजीब सा इंसान देखा था जो बांस की टोपी पहनकर चलता था। अब सोचता हूँ शायद वह जंगल का चौकीदार रहा होगा। लोग भी खाली समय में कैसी कैसी कहानियां बना लेते हैं। बुआ की बात सुनकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मन का डर पूरी तरह नहीं गया। मैंने मुश्किल से 2-4 पकौड़ियां खाई। शाम करीब 6 बजे बारिश रुक गई। फूफा जी नशे में थे, इसलिए बुआ मुझे छोड़ने नहीं आ सकी। उन्होंने गर्म पकौड़ियां कपड़े में बांधकर मुझे देते हुए कहा, रास्ते में संभल कर जाना, घर पहुंचकर दादी को गरम गरम खिला देना, कहना मैं कल सुबह मिलने आऊंगी। मैंने सिर हिलाया। फिर बुआ ने गंभीर आवाज में कहा, अगर रास्ते में कोई अजीब चीज दिखाई दे तो पीछे मत मुड़ना, अगर बहुत डर लगे तो जोर से आवाज लगाना, पूरा गाँव मदद के लिए निकल आएगा। मैंने हाँ कहा और गाँव के पूरब वाले रास्ते की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर गया था कि मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी। आवाज बहुत हल्की थी। मैं तेज चलता तो वह भी तेज चलती, मैं धीरे चलता तो वह भी धीरे हो जाती, कभी पास कभी दूर। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ सुनसान कच्चा रास्ता दूर तक फैला हुआ था। मैं डरते हुए चिल्लाया, कौन है? कौन मेरे पीछे है? कोई जवाब नहीं मिला। मैं पूरी ताकत से घर की ओर भागने लगा। रास्ता तो छोटा था, लेकिन उस दिन ऐसा लगा जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। आखिरकार मैं घर पहुंचा और दरवाजा पीटते हुए बोला, दादी दादी जल्दी दरवाजा खोलो। दादी ने तुरंत दरवाजा खोला और मुझे अंदर खींच लिया। अरे मोहन, जल्दी अंदर आ, बाहर कितनी ठंड है, देख तेरे कपड़े भी पूरे भीग गए हैं, चल अंगीठी के पास बैठ। मैंने गर्म अंगीठी के पास बैठकर बुआ का दिया हुआ खाना दादी को दे दिया। दादी मुस्कुराकर बोली, वाह, सरला ने फिर गरम गरम पकौड़ियां भेजी हैं, आ साथ में खाते हैं। लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। रास्ते भर मेरे पीछे आती उन रहस्यमयी कदमों की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने धीरे से कहा, दादी, आज मैंने बुआ के घर एक टोपी पहने काला साया देखा था, बिल्कुल उस सफेद चेहरे वाले भेड़िया प्रेत जैसा। लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। दादी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगले, ज्यादा मत सोच, ऐसी कहानियां तो बड़े लोग बच्चों को डराने के लिए बनाते हैं। फिर दादी बोली, और तेरे फूफा जी भी कोई बच्चे नहीं है, घर में लाइसेंसी बंदूक भी है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जल्दी खाना खा और सो जा, मुझे सुबह खेत भी जाना है। आज तू सामने वाले कमरे में अकेला सो जा, आराम रहेगा। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। खाना खाने के बाद दादी मुझे सामने वाले कमरे तक छोड़ने आई। उन्होंने रजाई ठीक करते हुए कहा, जल्दी सो जाना, अगर रात में कोई आवाज सुनाई दे तो डरना मत, बस एक बार मुझे आवाज देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। दादी के जाते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बाहर कभी कभी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं चारपाई पर लेटा था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही काला साया मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। बुआ ने कहा था कि सफेद चेहरे वाला भेड़िया प्रेत बरसात के दिनों में टोपी पहनकर लोगों के घरों में घुस जाता है। तो क्या आज दोपहर मैंने बुआ के घर में उसी को देखा था? और रास्ते भर जो मेरे पीछे कदमों की आवाज आ रही थी, क्या वह भी वही था? क्या वह मेरा पीछा करते करते दादी के घर तक आ गया? क्या इस वक्त भी वह घर के किसी कोने में छिपा बैठा है? जितना सोचता उतना ही डर बढ़ता जाता। मैंने रजाई अपने ऊपर कसकर लपेट ली। पता ही नहीं चला कब आधी रात हो गई। जैसे ही मेरी आंख लगने वाली थी, झर कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। मेरी नींद एकदम उड़ गई। मैंने सांस रोक ली, हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने आधी खुली आंखों से देखा, एक काला साया दीवार से चिपककर धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रहा था। उसके कदम इतने हल्के थे कि जरा सी भी आवाज नहीं हुई। उसके सिर पर बांस की टोपी थी जो उसके चेहरे को पूरी तरह ढंके हुए थी। वह धीरे धीरे मेरी चारपाई की ओर बढ़ने लगा। यही था वही सफेद चेहरे वाला भेड़िया प्रेत। तभी उसके मुंह से अजीब सी खरखराती आवाज निकली, इंसान कहाँ है, इंसान कहाँ है। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसी समय बाहर से मुर्गे की जोरदार बांग सुनाई दी, कुकड़ू कू। कुछ पल के लिए वह साया ठिठक गया, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ा और दीवार से सटकर उसी तरह कमरे से बाहर निकल गया। जब बाहर पूरी तरह सन्नाटा हो गया, तब जाकर मैंने राहत
की सांस ली। उस पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने दादी की खांसी सुनी और दौड़कर उनके पास पहुंचा। दादी ने मुस्कुराकर पूछा, अरे मोहन, आज इतनी सुबह कैसे उठ गया? मैं उनसे लिपट गया। मेरी आवाज अब भी कांप रही थी। दादी, कल रात मेरे कमरे में वही टोपी वाला काला साया आया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा बुआ ने सफेद चेहरे वाले भेड़िया प्रेत के बारे में बताया था। दादी ने भौहें सिकोड़ ली। अरे पगले, तूने कोई सपना देखा होगा। रात भर तो बिल्कुल शांति थी। मैंने घबराकर कहा, नहीं दादी, मैं सपना नहीं देख रहा था। दरवाजा अपने आप खुला था, वह मेरे बिल्कुल पास तक आ गया था। फिर मुर्गे की आवाज सुनकर भाग गया। दादी अब थोड़ा नाराज हो गई। मोहन, कहीं तू स्कूल से बचने के लिए बहाना तो नहीं बना रहा? दिन रात बस वही डरावनी कहानियां सोचता रहता है। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन दादी रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। मैं वहीं खड़ा उनका जाता हुआ चेहरा देखता रहा। मन बहुत दुखी था। मैं सच बोल रहा था, फिर भी कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। नाश्ता करने के बाद मैं दादी के साथ आंगन साफ करने लगा, लेकिन मेरा मन बार बार बुआ के घर की तरफ जा रहा था। मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रहा था ताकि काम खत्म होते ही उनसे मिलने जा सकूं। तभी गली से लोगों के शोर मचाने और भागने की आवाज आने लगी। मैंने झाड़ू फेंक दी और दरवाजे की तरफ भागा। दूर गांव के पश्चिम वाले हिस्से में भारी भीड़ जमा हो रही थी। मैंने पूछा, दादी क्या हुआ? दादी बोली, चल जाकर देखते हैं। हम दोनों भी भीड़ के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, लोगों की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में दरांती, किसी ने फावड़ा पकड़ रखा था। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तभी कमला चाची ने मुझे देख लिया। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें लाल थीं। मोहन, तू उधर मत जा, जा अपने दोस्त सोनू के साथ खेल। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उनका हाथ छुड़ाया और पूरी ताकत से बुआ के घर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से दादी मुझे आवाज देती रही, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। बुआ के घर के बाहर पूरा गांव जमा था। हवा में खून की तेज बदबू फैली हुई थी। मेरे पैर कांपने लगे। मैं भीड़ को धक्का देकर अंदर पहुंचा। चारपाई पर दो शरीर पड़े थे, दोनों पर काला कपड़ा ढका हुआ था। कपड़ों के नीचे से खून अब भी टपक रहा था। उन्हें देखते ही मेरी चीख निकल गई। बुआ, फूफा जी! मैं फूट फूट कर रोने लगा। गांव के मुखिया ने मुझे पकड़कर बाहर निकाल लिया। उसी समय दादी भी वहां पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने अंदर का मंजर देखा, उनके पैरों से जमीन खिसक गई और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कमला चाची रोते हुए बोली, अरे भगवान, इतने अच्छे इंसान थे, आखिर किसकी नजर लग गई? मुखिया ने लोगों से कहा कि दादी को उनके घर पहुंचाया जाए। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, मोहन, आज से कुछ दिन तुम हमारे घर ही रहोगे। तुम्हारे घर में सिर्फ तुम और तुम्हारी दादी हो। अभी वहाँ रहना ठीक नहीं। मैंने आंसू पोंछते हुए चुपचाप सिर हिला दिया। मुखिया के घर पहुँचने के बाद कमला चाची ने मेरे लिए कमरा तैयार किया। उन्होंने नया बिस्तर बिछाया, मुझे गर्म पानी दिया और प्यार से बोली, मोहन, तुझे तो मेरे हाथ की सेवियां बहुत पसंद है ना, अभी बनाती हूँ। तब तक सोनू तेरे साथ रहेगा। उस रात सोनू भी मेरे साथ उसी कमरे में सोया। वह बार बार मुझे हिम्मत देता रहा, डर मत, अब डरने की कोई बात नहीं, मेरा घर सुरक्षित है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतना कहकर सोनू मुझे अपने साथ बैठाकर कॉमिक पढ़ने लगा, लेकिन मेरे पूरे शरीर में अब भी डर समाया हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा एहसास था, डर, दुख या गुस्सा। दोपहर होने ही वाली थी कि गांव के मुखिया एक लंबे चौड़े आदमी को अपने साथ लेकर आए। उस आदमी के हाथ में एक शिकारी बंदूक थी। मैं और सोनू चुपके से दरवाजे की दरार से उनकी बातें सुनने लगे। मुखिया बोले, विजय, तुम इतने सालों से शिकार करते आए हो, जंगल के भालू और जंगली सुअर से निपटना तुम्हारे लिए नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला अलग है। ये सफेद चेहरे वाला भेड़िया प्रेत है। विजय चाचा ने गंभीर आवाज में कहा, अगर सच में वही है तो मामला आसान नहीं है। इसके बाद उन्होंने धीमी आवाज में कुछ कहा जो मैं ठीक से सुन नहीं पाया। बस इतना सुना कि मुखिया हैरानी से बोले, ये कैसे हो सकता है? विजय चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आजकल के लोगों ने ऐसी चीजें देखी ही कहाँ हैं। बहुत पहले जब इस जंगल में पहली बार लोग बसे थे, तब पहाड़ पर हमेशा एक चौकीदार रखा जाता था। उसका काम ही था कि ऐसे जीव गांव में न घुस पाए। मुखिया घबरा कर बोले, अब क्या करें? सरला और रघुवीर तो मारे गए, अब सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ और मोहन बचे हैं। विजय चाचा बोले, घबराइए मत, पहले मैं उस बच्चे से बात करता हूँ। मैं और सोनू तुरंत ऐसे लेट गए जैसे कुछ हुआ ही न हो और फिर से कॉमिक पढ़ने लगे। मुखिया अंदर आए और बोले, ये विजय चाचा हैं, इन्हें तुमसे कुछ पूछना है। विजय चाचा ने प्यार से पूछा, मोहन, कल तुमने अपनी बुआ के घर क्या देखा था? जो भी देखा शुरू से अंत तक सब बता दो। मैंने कल की पूरी घटना विस्तार से बता दी। उन्होंने ध्यान से सब सुना। फिर पूछा, जब तुम दादी के घर लौट रहे थे तब रास्ते में कुछ अजीब हुआ था? मैंने सिर हिलाया, हाँ, कोई मेरे पीछे चल रहा था और मेरा पीछा भी कर रहा था। ये सुनते ही विजय चाचा ने मुखिया से कहा, वह सफेद चेहरे वाला भेड़िया प्रेत अभी भी गाँव में है। उसने मोहन को देख लिया था लेकिन हमला नहीं किया। इसका मतलब है कि वह सही मौके का इंतजार कर रहा है। गाँव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करना होगा, खासकर उन लोगों को जो कल रात अकेले सोए थे। एक एक करके सबकी जांच करनी होगी, क्योंकि वह इंसानों के बीच छिप सकता है। मुखिया तुरंत लोगों को बुलाने निकल गए। दोपहर तक पूरा गांव मुखिया के आंगन में जमा हो गया। विजय चाचा हर व्यक्ति से हाथ दिखाने को कहते और पूछते कि वह पिछली रात कहाँ था। जब दादी की बारी आई तो उन्होंने कुछ देर तक उन्हें ध्यान से देखा और पूछा, माँ जी, कल रात आपने कोई आवाज सुनी थी, जैसे आंगन में कुछ चला हो या दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट? दादी ने सिर हिलाया। सरला बुआ की याद आते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं तो जल्दी सो गई थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। सुबह मोहन ने बताया कि उसने कोई काला साया देखा था, तभी मुझे पता चला। बेटा, मेरी बेटी और दामाद बहुत सीधे साधे लोग थे, उस जानवर को पकड़कर मार देना। विजय चाचा ने बस सिर हिलाया। सभी लोगों की जांच हुई लेकिन किसी में भी कोई अजीब बात नहीं मिली। विजय चाचा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह अभी भी इसी गांव में छिपा हुआ है। मुखिया बोले, जैसा तुम कहो, गांव के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, अब कोई अंदर नहीं आ सकता और न ही बाहर जा सकता है। कुछ देर सलाह करने के बाद सभी बड़े लोग बंदूकें और हथियार लेकर पहाड़ की ओर चले गए। उनके जाने के बाद मैं और सोनू फिर से कॉमिक पढ़ने लगे। अचानक सोनू बोला, मोहन, क्या तुम्हें हस्तरेखा देखनी है? मैंने उत्सुकता से हाँ कर दी। उसने मेरा हाथ पकड़कर ध्यान से देखने लगा। मैंने पूछा, क्या देखा? सोनू मुस्कुराया, सुना है ना, इंसान की हथेली में 3 मुख्य रेखाएं होती हैं। कहते हैं अगर कोई अतिरिक्त रेखा हो तो वह इंसान नहीं होता। मैं चौंक गया। सच? तो मेरा हाथ कैसा है? सोनू
सोनू बोला, तुम्हारा हाथ बिल्कुल सामान्य है और तुम्हारी दिल की रेखा भी लंबी है। मोहन, क्या तुम्हें कोई पसंद है? ये सुनकर मैं शर्म से लाल हो गया और हम दोनों हंसने लगे। तभी दादी 2 कटोरी गर्म नूडल्स लेकर कमरे में आई। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाथ देखकर भी कुछ पता चलता है क्या? सोनू ने दादी की तरफ देखा और उनका हाथ पकड़कर देखने लगा। फिर बोला, दादी आपकी हथेली भी बिल्कुल सामान्य है। दादी ने हाथ वापस खींच लिया। चलो जल्दी खाना खा लो, पहाड़ पर गए लोग भी अब लौटने वाले होंगे। रात होने पर दादी पश्चिम वाले कमरे में सो गई। मैं और सोनू पूर्व वाले कमरे में साथ सोए। मैंने धीरे से पूछा, सोनू तुमने दादी का हाथ क्यों देखा था? सोनू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचो। दादी की हथेली में भी 3 ही रेखाएं हैं, सब ठीक है। मैं बस इसलिए देख रहा था क्योंकि वो इन दिनों अकेले खेत जाती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। अचानक सोनू का चेहरा बदल गया। वह झटके से उठकर बैठ गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, सोनू दादी की हथेली में 3 रेखाएं कैसे हो सकती हैं? मेरी दादी की तो एक ही सीधी रेखा है। उनकी हथेली तो जन्म से एक रेखा सिमियन लाइन वाली है। मेरी बात सुनते ही सोनू की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत उठकर लालटेन बुझा दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने फुसफुसाकर कहा, मोहन जल्दी अलमारी के अंदर छिप जाओ। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। लगभग घसीटते हुए वह मुझे अलमारी के अंदर ले गया। हम दोनों अभी ठीक से छिपे भी नहीं थे कि सामने वाले कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। धीरे धीरे किसी के हल्के कदम हमारी तरफ आने लगे। फिर दरवाजे के बाहर से दादी की आवाज आई, सोनू सो गए क्या? मेरा मन घबरा रहा है, दरवाजा खोलो, मुझे मोहन से थोड़ी बात करनी है। लेकिन दादी की आवाज बहुत अजीब थी। उसमें एक खरखराहट थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी पिछली रात मेरे कमरे में आए उस काले साय की थी। सोनू ने तुरंत मेरा मुंह कसकर दबा दिया। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। आंसू अपने आप बहने लगे। तभी झर्र दरवाजा खुल गया। एक काला साया अंदर घुसा। उसकी ठुड्डी पर सफेद बाल उगे हुए थे। उसका मुंह छोटा और चौड़ा था। जब वह थोड़ा पास आया तब हमने साफ देखा उसने अपने ऊपर एक इंसान की झुर्रीदार खाल ओढ़ रखी थी। उस खाल का चेहरा खाली आंखों को छोड़कर बाकी सब मेरी दादी जैसा था। सफेद बाल, हथेलियों के पुराने छाले। मुझे याद आया कल जब मैं बुआ के घर जा रहा था तब दादी ने पूछा था कि क्या मैं उनके साथ खेत चलूंगा, लेकिन आखिर में वो अकेली ही खेत चली गई थी। मैंने डर के मारे अपनी जीभ लगभग काट ली थी। मेरे मुंह में खून का स्वाद भर गया। वह सफेद चेहरे वाला भेड़िया प्रेत चारपाई के सामने आकर अलमारी की दरार में झांकने लगा। फिर उसने गिनना शुरू किया, 1 2 1। उसके लंबे नुकीले पंजे ने अचानक सोनू का पैर पकड़ लिया और पूरी ताकत से बाहर खींचने लगा। मैंने सोनू की बांह कसकर पकड़ ली। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसी क्षण धड़ाम बंदूक चलने की आवाज गूंजी। पहाड़ पर गए बड़े लोग वापस आ चुके थे। सफेद चेहरे वाला भेड़िया प्रेत जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और उसके मुंह से बिल्कुल मेरी दादी जैसी आवाज निकली, मोहन बचा लो।